योग आयुर्वेद स्वदेशी एवं वैदिक संस्कृति के माध्यम से सेवा, साधना एवं संघर्ष द्वारा राष्ट्र एवं मानवता की सेवा के गौरवशाली 22 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के विभिन्न सेवा प्रकल्पों पर आधारित कार्यक्रम पतंजलि सेवा प्रकल्प के विशेष प्रसारण में तृतीय कड़ी में दिव्य फार्मेसी, जहां आयुर्वेद की सबसे विश्वसनीय औषधियों का निर्माण होता है, साथ ही पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क स्थित दिव्य फार्मेसी की दूसरी यूनिट की विभिन्न निर्माण इकाइयों तथा च्यवनप्राश निर्माण इकाई से आपको परिचित करवाया। इस कड़ी में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला के साथ साथ पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान की गतिविधियां तथा पतंजलि आयुर्वेद की हर्बल बाथ सोप, गाय का पाउडर दूध इकाई, वॉशिंग डिटर्जेंट एवं केक, पतंजलि खाद्य सामग्री, पतंजलि अनुसंधान संस्थान आदि विभिन्न निर्माण इकाइयों से हम आपका परिचय कराएंगे। सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक संस्कृति का मूल है वेद। वेदो खिलो धर्म मूलम, और वेद का उद्घोष है उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अचायता। गिरियों की तलहटी में, कंदराओं में, गुफाओं में सन्यासी, योगी, सिद्धों ने, अरण्यवासी ऋषियों ने तप किया। नदियों के संगम पर उनको आत्मबोध हुआ, और जब उन्होंने अपनी आत्मा में उस परमात्मा की दिव्यता का अनुभव करके अपने भीतर के महामानव को, अपने भीतर की महान आत्मा को जागृत करके वो पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव बने, उन्होंने देवत्व, ऋषित्व को प्राप्त किया। वही प्रेरणा हम सबको दी, और हमारी सारी ऋषि संस्कृति, देवी संस्कृति, वैदिक संस्कृति इसी बात पर केंद्रित है। एक एक व्यक्ति के भीतर अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य है। पिंड में सारा ब्रह्मांड यथा ब्रह्मांड तथा पिंड यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। एक एक व्यक्ति की आत्म ज्योति जगे, एक एक व्यक्ति के भीतर का सामर्थ्य जगे, और एक एक व्यक्ति अपने भीतर और बाहर सर्वत्र पूर्णता की अनुभूति करता हुआ इस जीवन और जगत में शुभ का आधान करे। उसी के लिए है भगवान का विधान वेद, उसी के लिए है सारी वैदिक संस्कृति, और उसी के लिए सारी सृष्टि, प्रकृति और जीवन का सारा पुरुषार्थ। हमने आपको ये पतंजलि की यात्रा इसलिए दिखाई है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में से यदि 125 लोगों ने भी इस यात्रा को ठीक से समझ लिया, जान लिया, जानने का मतलब ऐसा होना, और उन्होंने भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को यदि जागृत कर लिया, तो हम समझेंगे कि हमारा यह जो पुरुषार्थ है ये सार्थक हो गया। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ करता हुआ अपना अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करना चाहता है। वो जीवन में सफल भी बनना चाहता है, और सफलता पाने के साथ साथ वो सुख भी पाना चाहता है। और मात्र सुख ही नहीं, वो शाश्वत सुख, शाश्वत शांति पाना चाहता है। तो आप जीवन में सुख पाएं, समृद्धि पाएं, सफलता पाएं, शाश्वत शांति पाएं, इसके लिए हमने आपको इस पूरी योग यात्रा के बारे में बताया। और मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे हम आसमान की कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं, हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। मैं पतंजलि से सीधा
आपको गंगा जी के किनारे इसलिए ले आया कि 21 वर्ष पहले इसी गंगा के किनारे, इसी घाट से हमारी यात्रा शुरू हुई। अब तो यहीं पर पतंजलि का एक छोटा सा आश्रम बन गया है और इस आश्रम में जिसको साधना करने का बहुत मन करे वो आकर के गंगा जी के किनारे बैठ करके और ध्यान लगा सकता है, प्राणायाम कर सकता है, योगाभ्यास कर सकता है, आत्मचिंतन करके अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। हमें भारत को फिर से परम वैभवशाली जगतगुरु विश्व गुरु बनाना है। भारत फिर से पूरे विश्व का आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करे, ऐसा हम सबको मिलकर के सुपर पावर भारत बनाना है। आइए अब आपको ले चलते हैं पतंजलि की सेंट्रल लैब में, जहां सारे प्रोडक्ट्स को जांचा परखा जाता है, खरीदने से पहले रॉ मटेरियल को और पूरे प्रोसेसिंग के दौरान और फिनिश गुड होने के बाद। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की ये जो सेंट्रल लैब है, ऐसी लैब पूरे देश भर में मुश्किल से 4-5 होंगी। उनमें से एक लैब ये है और इस लैब में प्रोडक्ट के सभी पैरामीटर्स को मापा जाता है। मैंने कहा रॉ मटेरियल परचेजिंग, फिर उसके बाद में जिस समय उसको प्रोसेस किया जा रहा है उस समय भी सैंपल लिए जाते हैं और प्रोसेस होने के बाद भी सैंपल लिए जाते हैं। लैब में किसी भी तरह का किसी प्रोडक्ट में कोई मिलावट तो नहीं है। जो पैरामीटर्स के ऊपर उस प्रोडक्ट को खरा उतरना चाहिए, उसकी वास्तविकता की जांच के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए जो पैरामीटर बनाए गए हों, उन पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए लैब होती है कि वो उन पैरामीटर्स पर प्रोडक्ट खरा उतरना चाहिए। लेकिन लैब में जाने का भी एक पैरामीटर है कि लैब में आप जो है जिस तरह से जाने का प्रोविजन है उसी तरह से आपको जाना चाहिए। यद्यपि मुंह के ऊपर भी जो है मास्क लगा के रखते हैं, लेकिन मेरे को बोलना है इसलिए मैं उसको नहीं लगा रहा हूं। यहाँ कई प्रकार की लैब्स हैं, उनके बारे में भी पूरा का पूरा बताएंगे। कोई भी यहाँ से सैंपल आता है पूरे फूड पार्क से, तो हमारा भाई यहाँ पर सैंपल लेकर के खड़ा है। क्या नाम है? उमेश सैनी। तो हमारे ये टेक्नीशियंस हैं, उनको ये अपना क्या क्या लेकर के आया हुआ है? च्यवनप्राश है, पाचक हैं जो अलग अलग प्रकार के डाइजेशन के लिए आप लोग खाते हो, और ये क्या अलग अलग बैच है? अलग अलग प्रकार के बैच के च्यवनप्राश हैं। बादाम पाक है। ये कोई प्री प्लान नहीं था, मैं इधर लैब में घुसा तो ये सैंपल देने के लिए खड़ा हुआ था। तो चलिए आप अपना काम कीजिए। हमारे डॉक्टर अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर हेमंत हैं और डॉक्टर हमारे निमय घोष जी हैं, और ये सब इस पूरी लैब के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा सरसरी दृष्टि से आपको एक बार दर्शन करा देते हैं पूरा लैब का। ये दाईं तरफ कौन सी लैब है? केमिस्ट्री का लैब है। तो इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी घी का भी सैंपल रखा हुआ है, एलोवेरा का भी सैंपल रखा हुआ है, नारियल तेल का भी सैंपल रखा हुआ है, आंवले के भी सब सैंपल रखे हुए हैं। फिर ये बाईं तरफ ये सारे ये सैंपल सारे यहाँ आते हैं क्या? अच्छा अच्छा। तो ये सारे सैंपल्स हैं, अलग अलग बैच। ये आम की भी कैंडी है। ये तो इस बार और बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन, क्योंकि यदि हम थोड़ा इसके बारे में और बता दिया तो पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता लग जाए तो रोज फिर वो कम से कम 10 टन से लेकर के 500 और 1000 टन तक, जैसे आटा है तो 500 से 1000 टन बनाना पड़ता है। आंवला एलोवेरा का जूस कम से कम 50 से लेकर के 100 टन प्रतिदिन बनाना पड़ता है। आपके पास जो गेहूं का आटा आता है, वैसे पावर बीटा और दूध के भी सैंपल यहाँ आते हैं। तो अभी पावर बीटा भी बनने लग गया है, दूध भी बनने लग गया पाउडर। तो पैकिंग के लिए दूध तो गाय माता बनाती है, हम तो उसका पैकिंग कर रहे हैं।
तो ये आटा जो आता है आपके, उसके भी सैंपल्स यहाँ सब भरे जाते हैं। जितने भी मसाले हैं, माने लाल मिर्च से लेकर के और सब तरह के, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, सब, हाँ अचार, आंवला का अचार, नींबू का अचार, फिर ये मुरब्बे, सब प्रकार के पाचक। हमने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री लैब है, और उसके बाद हमने आपको बताया कि जब सैंपल आते हैं तो कंट्रोल सैंपल रूम था कि वहां पर उन सैंपल्स को रखा जाता है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद में उसको एक बहुत बड़ा स्टोर बनाया हुआ है जहां पर 1, 2, 3 साल तक के पुराने सैंपल रखे जाते हैं, वहां उसको भेज दिया जाता है। जो है एक खास बात यह है कि खाली प्रोडक्ट की जांच से ही बात पूरी नहीं हो जाती कि प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है, आंवला हमारा बहुत अच्छा है, एलोवेरा हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी यदि बोतल खराब है तो बोतल के साथ रिएक्शन करके और जूस खराब हो जाएगा। तो इसका बोतल का भी सैंपल टेस्ट किया जाता है कि ये बोतल चाहे आंवला की है चाहे एलोवेरा की है। जिन डब्बों में आपको ये मुरब्बा मिलता है या कैंडी मिलती है, उन डब्बों की भी टेस्टिंग होती है। फिर जो है गुड़ से लेकर के आटा कप, जैसे ये है, अब पतंजलि का आटा आपको मिलता है, तो ये आटा का जो पैकिंग है, इस आटे का पैकिंग जिसमें हो रहा है आटा पैक, ये जो है इसका तो एक लेमिनेट जो है, ये लेमिनेट तो ठीक क्वालिटी का है। पता लगा कि लेमिनेट खराब क्वालिटी का है, आटा कितना ही अच्छा था, उसके अंदर मॉइस्चर आ गया, उसके अंदर ये आटा ने रिएक्शन करके उसके अंदर कोई कलर ही छोड़ दिया, घटिया क्वालिटी का ये लगा दिया। तो सारे जैसे, हाँ चावल हैं, जैसे बासमती राइस हम आपको देते हैं ना, चाहे वो डायमंड है, ये सिल्वर है, फिर गोल्ड भी होगा, ये गोल्ड है, तो ये सारे सैंपल्स, अब क्योंकि इसके अंदर उसको रखा जाता है, अब उसकी हर एक, इसकी स्ट्रेंथ से लेकर के, इसकी थिकनेस से लेकर के, इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है उस सब तक का भी ये सारे, चलो ये तो आउटर बॉक्स है, ये फट जाएगा तो चलो प्रोडक्ट टूट जाएगा, यही नुकसान होगा, लेकिन इसके जिसमें पैक किया जाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे कोई यदि बोतल खराब आ गई तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, मींस फिर वो प्रोडक्ट में माल पैक होता ही नहीं है। जैसे ये रखे हुए हैं, तो ये रिजेक्शन वाला जो लॉट है उसको फिर उस गाड़ी को ही वापस भेज दिया जाता है। ये जो है सभी तरह के अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो आपके खाने पीने की खास बात है। अब जैसे मधुरम आपको शक्कर मिलता है, ये मधुरम शक्कर यदि खराब क्वालिटी की पैकिंग में पैक कर दिया तो वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। इसी तरह से सारे प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल हैं उनसे लेकर के पैकेजिंग मटेरियल तक जिसमें उसको पैक किया जाता है, उन सब के और फिनिश गुड होने के बाद भी मैंने कहा करीब 5 बार उसकी जांच करते हैं। ये क्या है? स्टेबिलिटी कि जैसे कोई पाउडर है, कोई चूर्ण है दवा का, कोई वटी है, कोई पाक है, अवलेय है, तेल है, या जैसे मसाला है, दाल है, चावल है, नूडल है, वो कितने दिन तक रह सकता है, सेल्फ लाइफ कितनी है, तो इसकी स्टडी करते हैं। कृत्रिम इन्वायरमेंट क्रिएट करके स्टेबिलिटी में उसमें देखते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं पैदा हो रहा, फंगस तो नहीं पैदा हो रहा, खराब तो नहीं हो रहा है। हमारे भाई भी हैं, बहनें भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनुपा तिवारी। ये तो बहुत पुरानी बहन है। कितने साल हो गए? 11 साल से सेवा कर रही हैं बहन। दिव्य फार्मेसी अपनी वो 20 साल पहले शुरू हो गई और फिर लगातार दिव्य फार्मेसी से और पतंजलि आयुर्वेद तक यहाँ करीब 20-20 साल पुराने सेवा देने वाले भाई हैं। कुछ 15 साल, कुछ 10 साल, कुछ 11 साल पुराने, कुछ नए भी 5 साल पुराने भी हैं। तो यहाँ क्या क्या करते हैं? सर हम लोग सोप नूडल बाजार से परचेस करता है, उसमें नीम एक्सट्रैक्ट डाला है कि नहीं उसको हम इस मशीन से चेक करके बोल सकते हैं नीम एक्सट्रैक्ट डाला है कि नहीं है। फिंगरप्रिंटिंग जड़ी बूटी का फिंगरप्रिंट। तो जड़ी बूटी का फिंगरप्रिंट, ये जड़ी बूटी का फिंगरप्रिंट क्या होता है? फिंगरप्रिंट जैसे आदमी का तो फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो
ये हमको तो सब पता है, लेकिन सबको पता लगे इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एक जड़ी बूटी का अपना मार्कर कंपाउंड होता है, हाँ। अलग अलग से, तो वो मार्कर कंपाउंड उसमें है या नहीं हम पता कर सकते हैं इससे। तो SPTLC मशीन से पता लगता है कि हर एक प्रोडक्ट की एक पीक होती है, तो वो इसमें जब डालते हैं, तो अभी कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है इसके अंदर? मुझे अभी जो है ये सोप नूडल्स का सैंपल हमने अभी चलाया है। हाँ। ये हमारे पास 2-3 सैंपल आए हुए हैं। हाँ हाँ। सोप नूडल्स हैं इस तरह से। अच्छा, इसमें मैंने कहा आपको कि फूड से लेकर के और केमिकल तक सब तरह के जो है, एक तो खाने वाला नूडल होता है, ये वो नूडल है जिससे आपके साबुन बनते हैं, कॉस्मेटिक बनते हैं। तो इसमें करीब 40% तो हम वही डालते हैं, नारियल का तेल डालते हैं, फिर कुछ जरूरी दूसरी चीजें डालते हैं। तो इन सबको सैंपल्स को कुछ थोड़े बहुत केमिकल्स भी यूज होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं उतने, और वो भी खास करके कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए और बहुत सी चीजों के लिए। खैर, तो उनकी सबकी अलग अलग पीक होती हैं। उस पीक को निर्धारित किया हुआ है। इसका कौन सा ग्रंथ होता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी पीक होगी, उसके क्या पैरामीटर होंगे, क्या उसके लिए कौन सी कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक उसके लिए? आईपी में फार्माकोपिया जो होता है, इंडियन रेगुलेटरी बॉडी, इंडियन फार्माकोपिया का जो रेगुलेटरी बॉडी है, हाँ। वो ये तो अपना आयुर्वेद के लिए हो गया। एलोपैथी में क्या होता है? आईपी इंडियन इंडियन फार्माकोपिया। और वर्ल्ड के लिए क्या होता है? वर्ल्ड के लिए वो 3-4 अलग अलग कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया है। यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये सब फार्माकोपिया एक जैसे नहीं है क्या? एक ही जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा पैरामीटर्स अपना देश का जो लोग होता है उनका जो कंजम्पशन होते हैं, बॉडी शरीर तत्व के ऊपर उसका फार्माकोपिया डिजाइन किया गया। तो फार्माकोपिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस रखते हैं हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग, कि वहां के एनवायरमेंट में, वहां के लोगों के बॉडी का नेचर, और किस तरह से वहां की चीजों की उपलब्धता है, वहां कैसे वेजिटेबल्स हैं, कैसे फ्रूट्स हैं, किस तरह के केमिकल्स मिलते हैं, और वहां मतलब उन सारी चीजों को देखभाल करके थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। फार्माकोपिया में करीब करीब 90 to 99% चीजें तो एक ही जैसी होती हैं। ये सैंपल्स को हमने लगाया है, ये भी हमारा सैंपल्स है, ये हमारा रेफरेंस सैंपल्स है, और ये नीम ऑयल का स्टैंडर्ड है। ये नीम का नूडल्स है। अच्छा, नीम का है ये। हाँ, तो फिर इसमें तो ये इसमें नीम का हमने नीम ऑयल का स्टैंडर्ड लगाया है। और सोप नूडल में हमने ये देखा है कि इसमें नीम ऑयल आया है कि नहीं आया। तो फिर क्या निकला? तो इसके लिए हमें ये पता लग गया है कि हाँ, इसमें नीम ऑयल आया है, क्योंकि नीम ऑयल जैसा ही इसका फिंगरप्रिंटिंग है। पूरा पैटर्न इसका नीम ऑयल जैसा है। ये फिंगरप्रिंट पर अंगुली जैसा दिखता है, इसलिए इसको फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। और ये क्या है सब? ये इसका एक पार्ट है, ये स्कैनर है, और ये इसका जहाँ से हम उसका फोटो खींचते हैं प्लेट का। तो कितने रुपए की मशीनें होती हैं? अच्छा, करीब 1-1 करोड़ रुपए की ये मशीनें होती हैं। ऐसे तो कई करोड़ की भी मशीनें हैं। फिर यहाँ क्या करते हैं? ये HPLC सिस्टम है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जैसे हम लोग HPTLC में एक बार में 10 सैंपल लगा सकते हैं, इसमें हम एक बार में एक सैंपल को लगाकर और उसके साथ जैसे स्टैंडर्ड मार्कर कंपाउंड जो भी हमने लगाया है वो कितना है उसके अंदर, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक बात। फूड में जैसे होता है ना, एफ्रोडॉक्सिन होता है, फूड में मैंडेटरी होता है, वो गुर्दा लिवर खराब कर देता है, तो उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं जो प्रोडक्ट में है कि नहीं फूड में। ये स्टैंडर्ड हैं। इनके पैरामीटर्स मशीन में ले लिए गए कि भाई जावित्री हो तो ऐसी होनी चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो उसको चेक फिर, क्योंकि आपको कोई पैरामीटर तो बनाना पड़ेगा ना कि किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मशीन तो नहीं जानती कि क्या जावित्री और क्या जायफल है और क्या अकरकरा है, क्या आंवला हरड़ बहेड़ा है। तो एक स्टैंडर्ड इसको दे दिया कि इसके स्टैंडर्ड से सारी चीजें मैच करें। आदमी की आंखें धोखा खा सकती हैं, आदमी बेईमानी कर सकता है। वैसे हमारे यहाँ रॉ मटेरियल परचेजिंग में कोई बेईमानी नहीं होने देते हैं, क्योंकि उसके का जो कार्य करने वाले लोग हैं वो हमारे साधु संत हैं, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी से लेकर के, और जो पूरा लाइफ डेडिकेट किया हुआ है इस आयुर्वेद के लिए वो हमारे भाई बहन हैं। तो वो किसी भी तरह से उनको पैसे में कोई खरीद नहीं सकता। नहीं तो आजकल कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करो तो 1 से 2% तो आपको वो रिश्वत ऐसी पुरस्कार के रूप में प्रोवाइड कराते हैं कि ये तो आपका हक बनता है, ऐसा कह करके लोगों को प्रलोभन देते हैं। अब जैसे शतावर है तो शतावर की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। हम पीली शतावर का यूज करते हैं, सफेद शतावर का नहीं। और ये पीली शतावर सबसे महंगी होती है, इसलिए पतंजलि की जो शतावर है उसको लोग
इतना डिमांड है कि अभी उसकी कई गुना कैपेसिटी हमको बढ़ानी पड़ी। खैर, तो हर एक चीज, कुछ चीजों को आप लोग जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। ये किसका सैंपल है? तो सफेद बच का सैंपल है। फिर जो चीजें आप, कुछ चीजें आपकी देखी हुई हैं, कुछ चीजें आपकी देखी हुई नहीं हैं। उन दारू हल्दी है और ये हल्दी है। अब हल्दी कोई भी खरीदी जाएगी तो इसके सैंपल से वो मैच करनी चाहिए। तो ये इस मशीन में इसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है। अब ये हल्दी होगी तो जो है आप लैब उसको अप्रूव करेगी तभी आगे खरीदी जाएगी। तो बात जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ये तो यहाँ पर रखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग जब दूसरा प्रोडक्ट आता है तभी उसको खरीदा जाता है। यदि इन पैरामीटर्स पर वो जो है खरा नहीं उतरता इस मापदंड पर तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये गुलाब के फूल हैं, सूखने के बाद इसमें बहुत अच्छी खुशबू है और इसका कलर भी, ये देसी गुलाब का फूल है। ज़्यादातर तो आजकल जो गुलाब हैं वो घरों में नकली आ गए। खैर, तो ऐसे ये तो कुछ सैंपल्स हैं। ऐसे हर एक चीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं। हम घी के बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं। एक तो घी में एडल्ट्रेशन बहुत होता है और उसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, फ्रेगनेंस और एनिमल फैट और जो भी वेजिटेबल फैट, कुछ चीजें ऐसा है कि हम नहीं कहते कि वो जहर है, लेकिन अब आप 400-500 रुपए का घी खरीद रहे हैं। पहले तो गाय का घी लोग 700-800, 1000 रुपए तक का बेचते थे। कुछ कहते हैं कि गाय का घी इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं, कुछ कहते हैं गाय का घी महंगा क्यों दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों की मान्यता है कि गाय का घी आप तैयार करते हैं तो 700-800 रुपए से आप कम में नहीं दे सकते। लेकिन उनकी बात सच है, केवल यदि घी निकालना है तो 700-800 रुपए किलो ही पड़ेगा। लेकिन उससे जो फिर मक्खन निकालने के बाद वो छाछ बच जाती है, उसका पाउडर बना देते हैं। एक तो वो तरीका होता है जिसमें छाछ बना करके फिर मक्खन निकालते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा, चाहे अमूल है या और दूसरी भी लोग जो है आजकल छाछ बनाने लग गए। या तो छाछ बेच देते हैं या उसका बिना छाछ बनाए उसका एसएमपी पाउडर बना देते हैं। एसएमपी पाउडर रहता है, डब्ल्यूएमपी पाउडर होता है। तो पाउडर का बायो प्रोडक्ट मिल गया, इसलिए उसकी जो है घी की वायबिलिटी आती है इकोनॉमिकली। नहीं तो केवल घी बनाएंगे तो नहीं आएगी। तो घी में हम यहां चेक करते हैं गाय का घी है तो गाय का घी कैसे पता लगेगा गाय का घी है भैंस का घी है। तो एक चीज होती है बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन को मापते हैं, फैटी एसिड्स को इसमें मापते हैं। फिर एक पी वैल्यू होता है वो केमिकल सेक्शन में, फिर आरएम वैल्यू है, फिर आपका मॉइस्चर कंटेंट है कि भाई मॉइस्चर ज्यादा, क्योंकि घी को आपको मैंने दिखाया था पूरे प्रोसेस में कि घी को पकाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो उसमें उसका 4 जगह उसका प्रोसेस होता है, उस दौरान उसकी 4-5 जगह फिल्ट्रेशन उसका होता है। घी के अंदर लोग एनिमल फैट मिला देते हैं, माने जानवरों की चर्बी से लेकर के और कोई भी एडिबल ऑयल 40-50 रुपए से लेकर के पाम ऑयल मिल जाता है। उसके अंदर मैंने कहा हाइड्रोजन डाल दिया, क्रिस्टल्स तैयार हो गए, आर्टिफिशियल कलर, पीला कलर डाल दिया, फिर उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल दिया, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाल दिया, तो नकली रंग, नकली सुगंध, नकली स्वाद, नकली घी। और आदमी खा करके कहता है अरे मेरे बाबा जी तो के यहाँ तो जो घी मिलता है पतंजलि का वो 450 रुपए का मिलता है, मैंने तो 40 रुपए में तैयार कर दिया। और ऐसे धोखा करने वाले भी लोग बहुत हैं। खैर, एक खास बात और भी बताना चाहता हूं घी के संदर्भ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोग पहले गाय का घी, उसका मक्खन कोई खरीदने वाला नहीं था। तो डेयरी में काम करने वाले मेरे से सैकड़ों लोग मिले, डेयरी उद्योग वाले, बोले बाबा जी हम पहले गाय के बटर का ये कलर निकालने के लिए जिससे कि सफेद घी तैयार हो जाए, क्योंकि भैंस का घी सफेद होता है। ये जब बीटा कैरोटीन आंखों के लिए, दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, घी से तो आयु बढ़ती है, ओज ग्लो तेज बढ़ता है। तो बीटा कैरोटीन जिससे वो कलर पीला होता है उसको केमिकल, पता नहीं कौन सा केमिकल डालते हैं, तो केमिकल डाल के फिर उसका कलर अलग कर देते थे, फिर व्हाइट हो जाता था, तब उसका इस्तेमाल करते थे। तो गाय का घी भैंस के घी में मिला के बेचा करते थे। अब लोगों में
ये पता लगा रहे गाय का घी तो ज्यादा अच्छा है, गाय का घी हो, गाय का दूध हो, पचने में सुपाच्य है, एक तो हल्का है, दूसरा सात्विक है, तीसरा ज्यादा पौष्टिक है और लंबी आयु देता है। भैंस का घी खाने से थोड़ा फैट तो ज्यादा है, तो भैंस का घी खाने से भारीपन ज्यादा आता है, वजन ज्यादा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल उसमें ज्यादा होता है, हार्ट के लिए ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है, उससे वायु रोग ज्यादा होते हैं, आयु आदमी की कम होती है। तो अब लोगों को ये पता लगा है, तो लोगों में जागृति आई है।